Hello students, I am Deepak from New Catholic Mission School Java, and today I am here with the new lesson. The name of the lesson is the equatorial region. Now what is the equatorial region? As we can see here on the screen, the portion with the green color and the portion with the white color here, this is known as equatorial region. From the northern side, from here 23.5 degree, and southern side from equator to till 23.5 degree south side. This portion is known as the equatorial region. Now in this region we are going to study about all the areas which are covering in this equatorial region. In this region, which kind of place, which kind of climate, which kind of portion, which kind of wildlife, birds, animals, livelihood, all we are going to study in this lesson. Now first one, location. The equatorial region is located between the equatorial and the Tropic of Cancer, 23.5 degree north in the northern hemisphere. As I said, from equator to till 23.5 degree northern side, and between the equator and the Tropic of Capricorn, 23.5 degree south in the southern hemisphere. As I said, from equator to till 23.5 degree southern side. This is the location of equatorial region. Next, located in the torrid zone, the region receives direct ray of the sun throughout the year. Now इसमें क्या होता है कि ये जो इक्वेटर वाला एरिया होता है, इस पे सन की रे, जो सन की किरणें होती है वो डायरेक्ट आती है, पूरा ईयर सेम चीज रहता है। यहाँ पे सीजन भी चेंज नहीं होते हैं इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सन रे आती है, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ ह्यूमिडिटी होती है और उसके कारण बहुत ज्यादा रेनिंग होती है। तो यही शेड्यूल डेली चलता रहता है। यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट इन द प्रीवियस चैप्टर। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्लाइमेट और वेदर के बारे में स्टडी करा था। कैन यू रिकॉल व्हाई द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर? आप लोग मुझे बता सकते हो वापिस से कि ये क्लाइमेट पे हमें गर्मी और पूरा टाइम वेट देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि ये सन रे के कारण, जिस टाइप से सन रे इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सन रे आती है तो और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसके कारण बहुत ज्यादा रेनिंग होने लग जाती है। यही पोर्शन वापिस चलता रहता है। जैसे ही वहां पे बहुत ज्यादा सन रे आती है तो वहां हॉट होता है, और जैसे ही हॉट होने के कारण ह्यूमिडिटी होती है, वैसे वैसे वहां पे रेनिंग होने लग जाती है। दिस इज द रीजन यहाँ पे वेट और हॉट होता है। नाउ क्लाइमेट, किस टाइप का क्लाइमेट होता है वहां पे? द इक्वेटोरियल रीजन हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। किस टाइप का क्लाइमेट? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मीन्स बहुत ज्यादा रेनिंग भी होती है और बहुत ज्यादा हॉट भी होता है, विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। एज वी कैन सी ऑन द पिक्चर, जैसे सन रे डायरेक्ट या अर्थ पे आती है, ये इक्वेटर वाला पोर्शन होता है, तो इस पोर्शन पे डायरेक्ट सन रे आती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे हमेशा पूरा साल क्या शेड्यूल चलता है कि यहाँ पे हमेशा वेट और हॉट होता है। पूरा टाइम यहाँ पे गीला अपने को देखना मिलता है, पानी रहता ही है और बहुत ज्यादा हॉट भी होता है, गर्मी भी वहां पे बहुत ज्यादा होती है। द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रे ऑफ द सन एंड इक्वल डेज एंड नाइट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जितना सनलाइट जाती है उतना ही नाइट भी होती है, मतलब 12 आवर्स की डे होता है तो 12 आवर्स का नाइट भी होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे वही चेंज कंटिन्यू चलता रहता है। एंड डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन अ ईयर। जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं, समर, विंटर, ऑटम्स, ये सब, पर यहाँ पे ये सारे नहीं देखने को मिलते हैं। द accumulation of water drops in the clouds throughout the day due to high temperature leads to heavy rainfall in the afternoon। अभी जैसा हमने देखा है कि क्या होता है, बहुत ज्यादा
हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनिंग होने लग जाती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर एंड मेक्स द इवनिंग एंड द नाइट कूलर। अभी क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, उसके बाद में रेनिंग हो गई, तो उसके बाद में इवनिंग में क्या हो जाता है, वो ठंडा होने लग जाता है। ठंडा होने के बाद जो नाइट हो जाती है वो कूलर हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो एक ही दिन में वहाँ पे पूरे डे नाइट में हमको हॉट भी देखने को मिल जाता है, रेनिंग भी देखने मिल जाती है, और ठंडी हवा और कूल सीजन भी एक ही दिन में वहाँ पे देखने को मिल जाता है। Now next, vegetation and wildlife. Now what is vegetation and what is wildlife? Vegetation means plants and trees. We are going to study in this vegetation point. And wildlife is what is wildlife? Wildlife में जो animals होते हैं, wild animals, छोटे से creatures से लेके बड़े से animals तक, जैसे कि ants से लेके elephants तक, ये सारे wildlife में आते हैं। तो अभी हम वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ वेजिटेशन, द इक्वेटोरियल रीजन इज प्राइमरली हॉट एंड ह्यूमिड। जैसा हमने स्टडी करा कि ये हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। Hence a variety of plants and trees can be seen here. तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। This thick rainforest always remains green and are also known as evergreen forest. Evergreen forest means हमेशा ये ग्रीन ही रहता है, कभी भी ये ड्राई देखने को नहीं मिलता है, ये हमेशा ग्रीन ही रहता है, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। Evergreen forest are dense forest containing evergreen trees. Now डेंस फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल, जो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां पे, इसके लिए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट भी होता है और बहुत ज्यादा रेनिंग भी होती है, इसके लिए ये हमेशा ग्रीन रहता है। तो अलग अलग टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं जो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं यहाँ पे। द प्लांट्स इन दिस फॉरेस्ट ग्रो इन सेवरल लेयर्स। अभी जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इनकी अलग अलग लेयर्स होती है, उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। नाउ लेयर्स ऑफ ट्रीज, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, फर्स्ट वन फॉरेस्ट फ्लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग स्टेप्स होती है। फर्स्ट वन, द टॉल इमर्जेंट ट्रीज फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर। नाउ दिस इज इमर्जेंट लेयर फ्रॉम टॉप मोस्ट लेयर। नाउ with their crowns forming the thick canopy layer. Now this portion is canopy layer. The smaller trees and thick shrubs from the third layer. Now as you can see, third layer, this portion is which is also known as the understory. This portion is known as understory layer. The forest floor is so densely populated with a variety of climber and creepers that it becomes difficult to walk through this forest. Now ये फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे ये जो छोटे छोटे पौधे और ये होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट्स और ये सब कुछ देखने मिलते हैं, तो यहाँ अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं इनकी वजह से, इतने ज्यादा ये घने जंगल होते हैं यहाँ पे। Here bacteria and fungi decompose the remains of plants and animals, enriching the soil for plants and thus help the plants sustain themselves. Now अभी यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे कि जो एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो वो वहीं पे रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज कर देते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह होते हैं ये गिर के वहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं अर्थ पे, तो ये जो फंगीस और ये बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं वहीं पे। नाउ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जैसा कि मैंने बोला था, एनिमल्स, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, किस टाइप के एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे चीजें, छोटे से एनिमल्स से लेकर बड़े बड़े एनिमल्स, ये सारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैव अ रिच वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कवरिंग ओनली 2% ऑफ द अर्थ सरफेस। अभी ये क्या, पूरे जितने भी एनिमल्स हैं ना, ये अर्थ का टोटल 2% ओनली कवर करते हैं। द रेन फॉरेस्ट आर होम टू 10% ऑफ द मेमल्स। नाउ 10% ऑफ द मेमल्स मीन्स जो एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे कि आप टाइगर देख सकते हैं, एलिफेंट देख सकते हैं, ये सारे
मैमल्स में आते हैं एंड 20% ऑफ द बर्ड्स ऑन द प्लानट। नाउ जो 20% होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, जैसे पिकॉक और जो भी अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, ये सारे 20% होते हैं यहाँ पे। Many species of mammals including gorillas, chimpanzees, monkeys, lemurs, mammoths, flying squirrels, bats and baboons, reptiles such as crocodiles, alligators, snakes and lizard and hippopotamus and jaguars are inhabitants of this forest। अभी इस टाइप्स के यहाँ पे अलग अलग टाइप के वैरायटी के यहाँ पे हमको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है अलग अलग टाइप की। द रेन फॉरेस्ट ऑल्सो हैव एन अमेजिंग पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, जिराफ एंड एलिफेंट एंड बटरफ्लाइज। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज, बर्ड्स वगैरह, बिग टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स और ये सारी चीजें हमको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग वेराइटी होती है इनकी। यहाँ पे लाइफ इन द रेन फॉरेस्ट, अभी यहाँ पे किस टाइप की लाइफ होती है वो उसके बारे में देखेंगे। द रेन फॉरेस्ट आर सेपरेटली पॉपुलेटेड, मतलब जो वहाँ की लाइफ होती है वो स्पेशली मीन्स लेस, इसका मतलब होता है लेस, वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ लोग जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं वहाँ पे। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, these people that live here belong to different tribes who are either hunter gatherer। hunter gatherer means जो हंटिंग करते हैं, जो शिकार करते हैं एनिमल्स का और इनका, और उससे वो डेली का पोषण करके अपना रूटीन चलता रहता है। और फार्मर्स जो खेती करके उनका डेली का रूटीन चलता है, जैसे उनको खाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो इसी से करते हैं। द पिग्मीज स्टे इन द कोंगो रीजन। नाउ दिस आर द पिग्मीज, जैसे कि ये पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये पिक्चर है पिग्मीज का। नाउ द सिमेंग्स इन मलेशिया, हियर इज द पिक्चर ऑफ मलेशियन पीपल एंड द यानामानो इन ब्राजील, हियर इज द पिक्चर ऑफ यानामानो पीपल। Most tribe practice slash and burn agriculture or shifting cultivation। Now what is slash and burn agriculture? Slash and burn agriculture वो होता है जहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, जंगल होता है, जंगल का एरिया होता है, वहाँ पे आग लगा देते हैं, तो जिससे वहाँ के ट्री सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये प्लेन जगह हो जाती है, तो प्लेन जगह होने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इससे वहाँ पे वो अच्छी तरीके से खेती कर सके और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो शेड्यूल चल सके उनका। They clear parts of the forest by burning the trees, वो trees को बर्न कर देते हैं and cultivate the land for a few years, और वहाँ पे कुछ सालों के लिए खेती करना चालू कर देते हैं उस लैंड पे। When the soil loses its fertility, अभी फर्टिलिटी जो उपजाऊ जमीन होती है, जो खेती करने के लिए लायक होती है, वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, दे मूव टू अ डिफरेंट प्लेस एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। तो वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ पे, दूसरी जगह पे। जैसे कि हमने देखा इस पिक्चर में, ये क्या, पहले तो सब कुछ कर लिया, खेती वगैरह कर ली, उसके बाद में फर्टिलिटी खत्म हो गई प्लेस की, तो ये वो प्लेस के छोड़ के चले जाते हैं और सेम प्रोसेस दूसरी जगह पे जाके करते हैं। In recent time, large areas of forest have been cleared so that they can be cultivated। तो ऐसे करके यहाँ का बहुत सारा पोर्शन इन्होंने कल्टीवेट करने के लिए, बहुत सारा पोर्शन को ये सेम थिंग अलग अलग जगह पे करते रहते हैं, जिससे बहुत सारे प्लांट्स और ये बहुत ज़्यादा खत्म हो रहे हैं। The main food crops grow here are rice, cassava and maize। Now राइस तो हमने सभी ने देखे होंगे, डेली खाते होंगे घर पे। cassava, what is cassava? Here is the picture of cassava and maize, here is the picture of maize। ये होते हैं cassava, maize और राइस, इसकी वहां पे बहुत ज्यादा खेती करते हैं। The cash crops grow are cocoa, tobacco, cotton, rubber and oil palms। Now what is cocoa? जो ये कोको होती है जिससे चॉकलेट्स वगैरह बनाई जाती है। नाउ टोबैको, जिससे सिगरेट्स वगैरह, तंबाकू वगैरह बनाते हैं, उसको ये टोबैको बोलते हैं।
कॉटन जिससे रुई वगैरह, कपास वगैरह, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, ये सब कुछ इससे कॉटन से बनाए जाते हैं। रबर, जो ट्री में से जो मिनरल्स निकलता है, जो वाइट दूध निकलता है इसमें से, तो उसका ये कलेक्ट करके उनसे रबर बनाते हैं। रबर से बहुत सारी चीजें हमने देखी होगी, जैसे टायर वगैरह हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें इनसे बनाते हैं। नाउ ऑयल पाम्स, ये इज द पिक्चर ऑफ ऑयल पाम्स, जो आप लोगों ने देखा होंगे खजूर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ इस टाइप के कैश क्रॉप्स पाए जाते हैं। Some of these cash crops are also exported। अभी ये क्या, एक्सपोर्ट मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरी प्लेस पे नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ये सामान को कलेक्ट करके दूसरी प्लेस पे सेंड करते हैं, जिससे इनको अर्निंग हो जाती है। द इक्वेटोरियल एरियाज आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स रिसोर्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। The Democratic Republic of the Congo। Now what is the Democratic Republic of the Congo? ये एक कंट्री है, अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। अभी इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो प्रीवियसली नोन एज जायर। अभी इसको पहले क्या बोलते थे, जो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो है इसको पहले जायर बोलते थे। लाइस इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये पूरा का पूरा जो कंट्री है वो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आती है। कवरिंग एन एरिया ऑफ 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कोंगो बेसिन। ये कोंगो की सेकेंड सबसे बड़ी कंट्री है। इट्स कैपिटल इज किंशासा। जो किंशासा है वो काय का कैपिटल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो का कैपिटल है, जो यहाँ पे लोकेटेड है, एज वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड सूडान इन द नॉर्थ। जैसा ये नॉर्थ पोर्शन है, यहाँ पे सूडान और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये इसकी बाउंड्री इससे कनेक्ट होती है। कहाँ पे, नॉर्थ साइड में। टेंजानिया, बुरुंडी, उगांडा एंड रवांडा इन द ईस्ट। जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये सारी बाउंड्री कनेक्ट होती है। एंगोला एंड ज़ैम्बिया इन द साउथ। जो एंगोला ये रहा, एंगोला एंड ज़ैम्बिया इन द साउथ साइड, एंड रिपब्लिक ऑफ कोंगो in the west, as you can see here in this picture, Republic of the Congo in the which side, west side. Now lying in the Congo river basin। Now lying in the Congo river basin मतलब जो Congo river है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देखते हैं, इस पिक्चर के आई साइड जो पास में जो लोग रहते हैं उनको, ये उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। Lying in the Congo river basin, the country is flanked by the Ruwenzori mountain range। जो ब्राउन कलर में हम देख रहे हैं ना ये पोर्शन, यहाँ पे है रुवेंजरी माउंटेन रेंज, यहाँ पे ये बहुत बड़ी रेंज है। द कोंगो रिवर ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। जो कोंगो रिवर है ये हाईवे है। क्यों हाईवे बोलते हैं, जैसे कि अभी इस जो ये फॉरेस्ट इसके बीच में से ये हाईवे जैसा जाता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं। सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है। मिंडर्स थ्रू थिक रेन फॉरेस्ट, फर्टाइल फार्मर्स एंड लैंड रिच इन मिनरल्स। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती वगैरह करते हैं, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है। Next, the Democratic Republic of the Congo enjoys a hot, humid equatorial climate with heavy rainfall throughout the year। अभी यहाँ पे क्या होता है, पूरे साल कैसा टेम्परेचर रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा बरसात होती है यहाँ पे। Its thick evergreen rainforests are home to a rich wildlife with elephants, gorilla, baboons, chimpanzees and एलिफेंट एंड अदर एनिमल्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एलिफेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस जो थोड़ी देर पहले हमने जो स्लाइड देखी थी उसमें इनके बारे में स्टडी की थी। अलग अलग टाइप के जो
ट्रीज, प्लांट्स, ये सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ मिलते हैं यहाँ पे। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर। जो मेन सोर्स है जिससे वो वहाँ के इंसान जिससे खाना वगैरह रहना ये सब कुछ आराम से कर सकते हैं, वो क्या कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर, जहाँ खेती करके आराम से उनका डेली का खाना मिलता है। As you can see here in this picture, apart from food crops, farmers grow cash crops like rubber, oil palms and coffee। जैसा कि हमने वो पिक्चर में देखा था, जो फूड क्रॉप्स है जिसके खेती करके वो वहां पे उनका यूज करते हैं। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द साउथ ईस्ट इज माइनिंग। ना व्हाट इज माइनिंग? जो खदान वगैरह होती है वहां पे खुदाई करके बहुत सारे मिनरल्स और जो भी कीमती सामान वगैरह होते हैं वो सारे ये यहाँ से निकाल के जिनका यूज करते हैं ये। The Democratic Republic of the Congo is a major producer of copper and cobalt in the world. Now what is copper? Here is the picture of copper, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली तांबा जो होता है, ये होता है कॉपर। एंड कोबाल्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉपर एंड कोबाल्ट बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे ये खुदाई कर रहे हैं है ना, जो माइनिंग वर्क चल रहा है, इनसे ऐसे ऐसे यहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं। फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग नियर द लेक इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी यहाँ पे क्या, ईस्टर्न पार्ट के जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं। जो फिश वगैरह होते हैं उनको पकड़ के लाते हैं, पकड़ के लाके उनको शेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं वो, तो जिससे उनकी अर्निंग हो जाती है। नाउ द पिग्मीज, जो हियर इज द पिक्चर ऑफ पिग्मीज। जो पिग्मीज होते हैं ये मेन लोग होते हैं जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहां पे ये लोग पाए जाते हैं। अभी भी ये वहां रहते हैं। ये वहीं का पिक्चर है। द पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। ये ओरिजिनल वहीं के रहने वाले हैं। दे लिव इन द इटूरी फॉरेस्ट इन हट्स एंड लिट्स प्रिमिटिव एंशियंट लाइफ। मतलब प्रिमिटिव मीन्स एंशियंट, पुरानी लाइफ जैसे रहते थे ना लोग बाग, वैसे ही ये पुरानी लाइफ अभी भी वैसे ही वहाँ उन फॉरेस्ट में रहते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द population in Congo is made up of the Bantu ethnic group. Now what is Bantu ethnic group? Here is the Bantu ethnic group, जो इस टाइप के लोग क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं। They speak the Bantu language, और ये Bantu language ही बोलते भी यही लैंग्वेज है। Apart from the capital city, a few other cities such as Kananga, here is the picture of Kananga। ये पिक्चर कैननगा की है। तो कैननगा के लोग कैसे रहते हैं? छोटे छोटे हट्स में और छोटे छोटे जो घर बना के ऐसे ही रहते हैं वो। मटाडी एंड लुबुमासी, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन हट्स एंड सिंपल हाउसेस। तो ये हमेशा क्या, सिंपल छोटे छोटे घर रहते हैं, इन्हीं में सिंपल लाइफ जीते हैं ये। The Democratic Republic of the Congo faces problems like poverty and illiteracy। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है एंड इलिटरेसी, मतलब जो जहाँ पे स्कूल्स वगैरह और स्टडी की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। The country's thick rainforests are depleting due to the illegal logging of trees for timber। Means जो लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े जंगल्स होते हैं, वहाँ की लकड़ियों को काट काट के उनके यूज के लिए ले जाते हैं, जिससे जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट के रखा गया है, तो जिससे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे क्लाइमेट को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन 5th। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।